हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका 13th लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। एंड टुडे वी विल स्टडी व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या सोच रहे हो कि ये लेक्चर पहले अपलोड हो चुका है? हाँ, ये लेक्चर अपलोड हो चुका है। कल मैंने सुबह ये अपलोड किया था, लेकिन शाम तक ये गलती से यूट्यूब से डिलीट हो गया। और ना सिर्फ यूट्यूब से डिलीट हो गया, बल्कि ये मेरे फ़ोन से भी डिलीट हो गया। कोई बात नहीं है, वापस से इसको बना रहे हैं, वापस से बना के इसको अपलोड करते हैं तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो फटाफट देखिए, नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग प्लीज़। हमारी मेहनत इसी चीज़ में वसूल होगी। अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज काम क्या करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करता है। आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, तो उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर करने ये काम क्या आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज हमेशा सिर्फ एक कंडीशन में अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा, जब ये बैलेंस्ड कंडीशन है। जब ये बैलेंस्ड कंडीशन में होगा, मतलब इसकी मर्जी है कि जब ये एक कंडीशन में आएगा तभी ये अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा। अब ये वाली कंडीशन क्या है, इसको अपन 5-6 मिनट बाद में समझेंगे। पहले इसको समझते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक नेटवर्क है कुछ रजिस्टर्स का। तो उसमें रजिस्टर्स कुछ स्पेशली अरेंज किए हुए हैं, जिसमें एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, ठीक है, और जिसको रेजिस्टेंस को नाम दे दिया R1। दूसरा रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है जिसको नाम दे दिया R2। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C। अब ये दोनों जो रजिस्टर्स हैं, इन दोनों रजिस्टर्स को ज्वाइन कर दिया गया क्या, एक ब्रिज की मदद से। एक ब्रिज की मदद से इनको ज्वाइन कर दिया गया और इस ब्रिज के बीच में एक लगा दिया गया गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि एक करंट सेंसिटिव डिवाइस है, करंट को सेंस करता है। जैसे एमीटर करंट को मेजर करता है, वैसे ही गैल्वेनोमीटर भी मेजर करता है। लेकिन एमीटर और गैल्वेनोमीटर में दो फर्क है मेरे भाई। वो फर्क ये है कि एमीटर जो है वो करंट की लार्ज वैल्यू को मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर करंट की स्मॉल वैल्यू को मेजर करता है। दूसरी कंडीशन, गैल्वेनोमीटर करंट एमीटर से थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट है। वो स्मार्ट कैसे है कि ये सिर्फ करंट को मेजर नहीं करता, बल्कि उसका रास्ता भी बताता है कि किस डायरेक्शन से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो और आपसे कोई पूछ लेना कि एमीटर और गैल्वेनोमीटर में फर्क क्या है, तो सीधा सा आंसर देना कि सर वो जो एमीटर है ना, उसकी नीडल बिल्कुल इधर साइड में रहती है 0 पे, और गैल्वेनोमीटर की नीडल बीच में रहती है 0 पे। मतलब उसका जो 0 है वो मिड में रहता है, दोनों तरफ वो फ्लक्चुएट कर सकता है। तो ये प्रैक्टिकल वे में आप बता सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिज तो समझ में आ गया। उसके बाद एक रजिस्टर यहां और कनेक्टेड है। वो रजिस्टर जो आपने लगाया है, ये वाला रजिस्टर आपने जब इस तरह से एरो लगा दिया तो ये बन गया आपका वेरिएबल रजिस्टर। रजिस्टर 3 है, ये कैसा है, वेरिएबल, मतलब इसको भाई आप बदल सकते हैं। वेरिएबल रजिस्टर मतलब कि रियोस्टेट, जो आप लेबोरेटरी में रियोस्टेट देखते हैं वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए अब आगे आपने ये पॉइंट हो गया D, इसको इससे कंबाइन कर दिया और ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो आपका हो गया R4, जो कि अननोन है। मतलब इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी। क्या समझ में आ गई बात? तो ये सर्किट हो गया। अब आपका काम क्या है, सर्किट को बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इसमें किरचॉफ लॉ लगाएंगे। किरचॉफ लॉ लगा के इक्वेशन बनाएंगे और उन इक्वेशन में ये बैलेंस कंडीशन वाला फंडा चिपका के आप रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ध्यान से सुनते रहिए, अभी कंप्लीट हो जाएगा फटाफट। देखिए, इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया और ये यहां पे ऐसे कनेक्ट हुआ। अब देखिए बैटरी से करंट गया क्या, I। ठीक है, कुछ करंट का पार्ट यहां पे गया तो पार्ट करंट डिवाइड हो गया। करंट का पार्ट यहां चला गया I1
और करंट का पार्ट यहां चला गया क्या, I2। ये I1 भाई साहब इस R1 को क्रॉस करते करते B पे पहुंचे, तो B पे देखा कि दो रास्ते हैं करंट के जाने के लिए, तो कुछ करंट का पार्ट यहां चला गया और कुछ करंट का पार्ट यहां चला गया। अब गैल्वेनोमीटर की तरफ जो करंट जाएगा उसको हम बोलते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं I और G से। G हमेशा लोअर सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर करंट, ठीक है। तो IG इधर चला गया, I आया था, तो यहां पे जो बचा हुआ करंट है वो क्या हो गया, I1 माइनस IG। I1 आया था, I1 माइनस IG चला गया। चलिए अब ये IG भाई साहब यहां से यहां पहुंच गए, I2 यहां से यहां पहुंच गए, दोनों मिलके यहां से यहां पहुंच गए, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, I2 प्लस IG। अब I2 प्लस IG इधर आ गया और I1 माइनस IG यहां आ गया, दोनों कंबाइन होके आगे चले गए और आपको जो करंट मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, I। कैसे मिल जाएगा I, देखिए I कैसे मिलेगा कि I1 माइनस IG अपर ब्रांच से आया है और I2 प्लस IG लोअर ब्रांच से आया है और दोनों आके कंबाइन हो गए, तो I2 प्लस IG से IG कैंसिल, तो I1 प्लस I2। अब I1 प्लस I2 क्या है, I जो है वो डिवाइड हो गया था I1 और I2 में, तो आपके पास क्या आ गया, I। तो ये तरीका है ये जानने का कि आपने जो डिवीजन या कॉम्बिनेशन किया है करंट का वो सही है या नहीं है। चलिए इतनी बात हो गई कंफर्म। अब देखिए, अब एक फटाफट काम करते हैं कि किरचॉफ लॉ लगा के इसमें हम इक्वेशंस बना देते हैं। तो उससे पहले टर्मिनल्स डिसाइड कर लेते हैं कि टर्मिनल्स क्या होंगे। करंट यहां से यहां गया है तो ये हायर ये लोअर, यहां से यहां ये हायर ये लोअर, करंट यहां से यहां ये हायर ये लोअर, हायर लोअर हायर लोअर, ठीक है। चलो अब फटाफट लूप्स बना लेते हैं। किरचॉफ लॉ में लूप तो बनाना ही पड़ेगा आपको, तो लूप बनाते हैं। लूप कौन कौन से बनेंगे, एक लूप ये बना दो, इसको मैं 1 नाम दे देता हूं, और एक लूप ये बना दो, इसको मैं 2 नाम दे देता हूं, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम लूप 1, वो लूप 1 कौन सा है आपका, ABCA, ठीक है। अब फटाफट इक्वेशन बनाते, ए से बी गए तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ इस वाले रेजिस्टेंस पे, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, I1 R1, ठीक है। चलिए और टर्मिनल बाद वाला साइन इस पे कंसीडर हो जाएगा, तो माइनस आ गया। उसके बाद यहां से B से C आए तो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G से ही शो कर दीजिए आप, ठीक है। तो कैपिटल G लगा दिया आपने, और यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है IG। कुछ जगह इसको R से भी शो किया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। और बाद वाला साइन माइनस, उसके बाद ये वाला करंट घूम के आ गया कहां, C से A आ गए, तो C से A आए तो करंट फ्लो हो रहा है I2 और रेजिस्टेंस है R2, तो ये हो गया I2 R2, और बाद वाला टर्मिनल क्या हो गया प्लस, तो इज इक्वल टू 0। क्या समझ में आ गई बात। चलिए इसको यहीं छोड़ दीजिए अभी एज इट इज। नेक्स्ट, अब दूसरा लूप ले लीजिए, फ्रॉम लूप 2। दूसरे लूप का नाम क्या है, BDCB। B से D गए तो आपके पास रेजिस्टेंस है क्या, R3, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है I1 माइनस IG, ठीक है। साइन लगा दिया आपने बाद वाला माइनस। उसके बाद आप कहां से गए, D से C आए तो आपका रेजिस्टेंस है क्या, R4, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है I2 प्लस IG। चलिए और बाद वाला टर्मिनल क्या हो गया, पॉजिटिव। उसके बाद हम कहां पहुंचे, C से B में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और रेजिस्टेंस करंट फ्लो हो रहा है IG, तो ये हो गया G इंटू IG, और बाद वाला टर्मिनल क्या हो गया, प्लस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन लग गई। अब देखिए कि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या है। वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे। मतलब कि देखिए ये वाली जो दोनों ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच ये ACD और ABD, ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में हैं,
इस बैटरी के लिए पैरेलल में है, तो इन दोनों के अक्रॉस होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा बैटरी के लिए। अब देखिए करंट जब दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो अगर मैं I1 की बात करूं तो I1 R1 के थ्रू हुआ गया और इसने कुछ पोटेंशियल यहां डेवलप कर दिया, मतलब रेजिस्टेंस के थ्रू होके जाएंगे तो कुछ पोटेंशियल खर्च करना पड़ेगा, वो पोटेंशियल खर्च कर दिया, बचा हुआ पोटेंशियल यहां आ गया। ठीक है, उस पोटेंशियल को हमने बोल दिया क्या, पोटेंशियल एट बी। सिमिलरली ए से जो करंट गया था ये R2 से जो करंट गया था I2, उसने भी कुछ पोटेंशियल डेवलप किया, मतलब R2 पे कुछ पोटेंशियल खर्च किया, तो बचा हुआ जो पोटेंशियल है खर्च करने के बाद इस वाले पॉइंट पे वो क्या हो गया, वो हो गया VC। अब देखिए VB और VC पे तीन सिचुएशन हो सकती हैं। वो तीन सिचुएशन क्या हो सकती हैं कि VB या तो बड़ा हो VC से, मतलब कि यहां जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पे वो ज्यादा हो VC से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, करंट फ्लो हो जाएगा कहां से कहां, B से C। दूसरी सिचुएशन है कि अगर C पे जो पोटेंशियल है वो ज्यादा हो B से, तो करंट फ्लो हो जाएगा कहां, C से B। ठीक है, और थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि करंट जो पोटेंशियल C पे है वो B के इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में कोई भी करंट नहीं फ्लो होगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू, नो करंट, कोई भी करंट आपको गैल्वेनोमीटर के थ्रू नहीं मिलेगा। और यही व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस्ड कंडीशन है। वो कंडीशन जिस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होता उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हो गई? चलिए तो यहां पे हम लिख देते हैं बैलेंस्ड कंडीशन क्या होगी। बैलेंस्ड कंडीशन के बारे में मैं लिख देता हूं, व्हेन नो करंट विल फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर। ये आपको याद रखनी है बेटा, इसको ना भूलना। गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट जब फ्लो नहीं होगा तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में होगा। तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब IG क्या हो गया, जीरो हो गया, गैल्वेनोमीटर करंट जीरो हो जाएगा। तो बस ये जो आपके पास दो इक्वेशंस आई हैं, इसमें आप बैलेंस कंडीशन का फंडा लगा दीजिए, मतलब IG इक्वल टू जीरो कर दीजिए। अब उसके बाद आपके पास जो रेशियो आएगा वो आपका आंसर होगा। देखिए अब यहाँ पे आपने IG इक्वल टू जीरो पुट किया, तो I माइनस I1 R1 ये जीरो हो गया, तो मैंने इसको इफ IG इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये तो जीरो हो गया, प्लस I2 R2। अब क्या किया आपने, I1 को उधर ले गए या R2 को उधर ले गए, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई है, I2 R2 इज इक्वल टू I1 R1। ये हो गई कंडीशन 1। ठीक है, सिमिलरली इस वाले केस में अगर आपने IG इज इक्वल टू जीरो रखा, तो उस कंडीशन में माइनस का R3 I1 को मल्टीप्लाई किया, I1 IG से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो ही जाएगा, प्लस R4 I2 और ये जीरो हो जाएगा, ये भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। क्या आ गया, जीरो। तो उस कंडीशन में इसको R3 को उधर ले जाते हैं, तो आपके पास क्या आ गया, R4 I2 इज इक्वल टू R3 I1। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप इक्वेशन 1 से 2 को डिवाइड करें, चाहे 2 को 1 से डिवाइड करें, ये आपकी इच्छा है। डिवाइड 1 बाई 2, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर हम करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास क्या, I2 R2 इज इक्वल टू I1 R1, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास नीचे I2 R4 और ये हो गई I1 R3। तो देखिए यहाँ पे I2 से I2 और I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, R2 अपॉन R4 इज इक्वल टू R1 अपॉन R3। तो जब भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कंडीशन में होगा तो उसके जो रेजिस्टर्स हैं सेम ब्रांच के, जैसे ये R2 अपॉन R4 है, तो ये R2 हो गया, ये R4 हो गया,
R2 अपॉन R4 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R3। तो इस तरह से रेशियो इक्वल हो जाता है। या आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है, वो ये है कि अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे वैल्यू मिलेगी R2 R3 इज इक्वल टू R1 R4। देखना ये क्या है, R2 इंटू R3 इज इक्वल टू R1 इंटू R4। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि अपोजिट रेजिस्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है हमेशा बैलेंस कंडीशन में। आप न्यूमेरिकल देखें तो न्यूमेरिकल देखने के बाद आप समझ जाएं कि अगर अपोजिट रेजिस्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल है तो इसका मतलब जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस कंडीशन में है, और वो अगर बैलेंस कंडीशन में है तो बीच में यहां जो आपको रेजिस्टेंस दिया होगा उसके कोई मायने नहीं होते हैं, ठीक है, वो जीरो हो जाएगा और आपको उसको ऐसे ही सॉल्व कर देना है। तो देखिए एक फटाफट एक व्हीटस्टोन ब्रिज मैं आपको देता हूं, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। चलिए ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, यहाँ पे बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। ये हो गया आपका 6 ओम, ये 4 ओम या हाँ 4 ओम, ये 8 ओम और ये 3 ओम। अब देखिए एक चीज कि अगर अपोजिट साइड्स का रेशियो देखें तो 6 ओम एंड 4 ओम, ठीक है, 6 इंटू 4 क्या हो गया आपका 24, 8 इंटू 3 अगेन 24। तो बैलेंस कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब इसके बाद आपसे जो भी ऑपरेशन करने को बोले व्हीटस्टोन ब्रिज में कि आप इनका कॉम्बिनेशन निकालिए रेजिस्टर्स का या कुछ भी निकालिए, वो आप निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि आप इस व्हीटस्टोन ब्रिज का आर इक्विवेलेंट निकाल के दिखाइए जब यहां बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम का है। आर इक्विवेलेंट निकाल के दिखाइए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखते हैं आप निकाल पाते हैं।